हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी सोशियोलॉजी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने पिछले चैप्टर में सोशियोलॉजी का हाफ पार्ट पढ़ लिया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है चैप्टर 5 आपके सोशियोलॉजी बुक का, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। इसमें हम सोशल इनइक्वालिटी और कैसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है कुछ मेंबर्स को सोसाइटी से, उसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर की। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। द फैमिली, कास्ट, ट्राइब आर दी सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये तीन सोशल इंस्टीट्यूशंस हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिए थे, जो कि था कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, कास्ट और ट्राइब। ये सोशल इंस्टीट्यूशंस have been considered in the last two chapters. हमने last two chapters में इनके बारे में पढ़ लिया था। These institutions were seen from the point of view of their role in forming communities. हमने देखा कि कैसे फैमिली और कास्ट और ट्राइब हमारी जो सोसाइटी है उसको फॉर्म करते हैं और उसको सस्टेन करने में मदद करते हैं। In this chapter we will read about the patterns of social inequality. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सोशल इनइक्वालिटी के बारे में, और कैसे सोशल इनइक्वालिटी हमारी जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करने में अपना रोल प्ले करती है। सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर फैक्ट्स ऑफ लाइफ। अब ये हमारी सोसाइटी का एक फैक्ट बन चुका है कि कुछ लोग, जैसे लोगों के साथ इनइक्वल बिहेवियर होता है, अब वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है, जबकि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इंटीग्रल और बहुत ही क्या कहते हैं, जिसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर बहुत ही इनएविटेबल पार्ट जो है वो अब हमारी सोसाइटी का है, जो सोशल इनइक्वालिटी बन चुका है। We see young children laboring as domestic workers. कितनी बार हम ऐसा देखते हैं कि हम किसी जगह पे गए जहाँ पे जो अंडर एज चिल्ड्रन है, 14 ईयर्स से कम उम्र के चिल्ड्रन है, जिनको अभी स्कूल में जाके पढ़ाई करनी चाहिए, वो वहां पर काम कर रहे हैं एज वर्कर्स, एज लेबरर्स, एज हेल्पर्स। जो ढाबाज हो गए या फिर कोई शॉप हो गई जिनमें वो काम कर रहे होते हैं, जो एज उनकी स्कूल जाने की है उस एज में वो क्या काम कर रहे होते हैं, जो क्या कहते हैं, हेल्पर्स का काम कर रहे होते हैं या फिर वर्कर्स का काम कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स, क्लीनर्स या फिर क्लीनर्स का काम कर रहे होते हैं इन दी स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट्स या ढाबाज और टी शॉप्स में। इट डज नॉट इमीडिएटली स्ट्राइक अस एज अनजस्ट। अब हमारे लिए, अब ये पॉइंट को हम ध्यान से समझेंगे। ये चीज हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, छोटा बच्चा यहाँ काम कर रहा है किसी ढाबा में, ओके कर रहा होगा, तो हमारे लिए ये चीज बहुत नॉर्मल हो चुकी है। ये नॉर्मल हमारे लिए किस लिए हो चुकी है? क्योंकि हम इतने टाइम से ये चीज देखते आ रहे हैं, इतने सालों से हम ये जो प्रेवलेंस है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये हम देखते आ रहे हैं। हमारे माइंड में कभी ये स्ट्राइक नहीं करता कि ये यहाँ क्यों ऐसे जॉब क्यों कर रहा है, इसको तो स्कूल जाना चाहिए। और अगर करता भी है तो उन जो प्रोपोर्शन है उन लोगों का जिनको ऐसी चीज स्ट्राइक करती है वो बहुत कम है। मोस्टली लोगों को ये लगता है, मोस्टली लोग या तो निग्लेक्ट कर देते हैं इस चीज को, या फिर इस बारे में सोचते ही नहीं है, इतनी डेप्थ में जाके सोचते ही नहीं है कि ये इनइक्वालिटी क्यों हो रही है। इट डज नॉट इमीडिएटली स्ट्राइक अस दैट सम चिल्ड्रन आर डिनाइड स्कूलिंग। हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि इन बच्चों को स्कूलिंग से डिनाई किया जा रहा है, इन बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन से रोका जा रहा है, या उनको इतने फैसिलिटीज, इतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल पा रही हैं कि वो स्कूल जाकर पढ़ सके। This everydayness of social inequality and exclusion often makes them appear inevitable, almost natural. ये जो रोज की हमारी अब डेली लाइफ में जो सोशल इनइक्वालिटी के इंस्टेंसेस हैं, अब ये हमारे लिए इतने ज्यादा नॉर्मल हो चुके हैं कि हमें इनमें कुछ खामी, इनमें कुछ गलती नजर ही नहीं आती। हमारे लिए बिल्कुल नेचुरल बन चुका है। आगे पढ़ते हैं। What is social about social inequality and exclusion? अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, हमें ये चीज इतनी नॉर्मल लगनी क्यों शुरू हो गई है, जो कि एक इतनी सीरियस प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। जैसे कि कुछ लोगों को एक्सेस डिनाई किया जा रहा है उन चीजों से जिन पे सबका हक है, लेकिन उन कुछ लोगों को उन चीजों से को करने से रोका जा रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है और हमें इतना नॉर्मल क्यों लगने लगी है ये चीज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, social inequality and exclusion are social because they are not about individuals but about groups. यानी कि ऐसा नहीं हो रहा कि इतने सारी पॉपुलेशन में किसी एक बंदे के साथ अनजस्ट हो रहा हो, नहीं, ये ग्रुप्स में हो रहा है। यानी कि कुछ ग्रुप्स को इंफीरियर
फील कराया जाता है और कुछ ग्रुप्स को बहुत ज्यादा सुपीरियोरिटी दे दी जाती है। अगर ये किसी सिंगल इंडिविजुअल के साथ ही हो रहा होता सब लोगों में, तो हमें लगता कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, इसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, या इसको अपॉर्चुनिटीज उतनी क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन ये किस बेसिस पे हो रहा है, एक लार्ज बेसिस पे हो रहा है, ग्रुप टू ग्रुप हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस चीज में कोई प्रॉब्लम नजर आनी बंद हो चुकी है। सेकेंड, they are social in the sense that they are not economic, although there is a strong link between social and economic inequality. अब हम एक ये भी चीज है कि ये सोशल लेवल पे हो रही है, इकोनॉमिक लेवल पे नहीं हो रही। तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये सोसाइटी का ही एक पार्ट है, ये तो सोसाइटी में होता रहता है। थर्ड, दे आर सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड, यानी कि एक बहुत सिस्टमैटिक वे में हो रहा है। ये जो इनइक्वालिटी हो रही है हमारी सोसाइटी में, ये जो इनजस्टिस हो रहा है, ये एक बहुत सिस्टमैटिक वे में हो रहा है। इतने सिस्टमैटिक वे में ये हो रहा है कि हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नजर आनी बंद हो चुकी है। जैसे मैंने आपको कहा कि इतने सालों से चलता आ रहा है कि अब हम इस पे ध्यान देना ही छोड़ चुके हैं। देयर इज अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। अब सोशल इनइक्वालिटीज का एक सिस्टमैटिक पैटर्न बन चुका है और उस पैटर्न में हमें कोई भी प्रॉब्लम नजर अब आनी बंद हो चुकी है। आगे देखते हैं, सोशल इनइक्वालिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सोशल इनइक्वालिटी कहते किसे हैं, क्या होता है सोशल इनइक्वालिटी। इन एवरी सोसाइटी सम पीपल हैव ग्रेटर शेयर ऑफ वैल्यूड रिसोर्सेज। हर सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों के पास जो रिसोर्सेज का एक्सेस है, या फिर रिसोर्सेज कह लो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है और कुछ लोगों के पास बहुत कम है। ऐसा क्यों है? ये जो इम्बैलेंस है कि कुछ लोगों को रिसोर्सेज इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मिली हुई है, कुछ को अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा मिल रही हैं और कुछ को बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? कौन से रिसोर्सेज, जैसे कि मनी, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, हेल्थ एंड पावर देन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, अगर कोई पर्सन जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव एंड हायर एजुकेशन, वो तो हायर एजुकेशन को इजिली अफोर्ड कर पा रहा है, एंड ऑल्सो कैन अक्वायर कल्चरल और एजुकेशनल कैपिटल, और उसे क्या है, एजुकेशनल कैपिटल, मतलब उसको स्टडी के लिए भी उसके पास काफी पैसे हैं, तो वो एक अच्छी स्टडी भी अफोर्ड कर पा रहा है। लेकिन ऐसा ही दूसरे ग्रुप का एक इंडिविजुअल उतना वेल ऑफ नहीं है, वो ऐसा नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? ऐसा ये जो इनइक्वालिटी है ये क्यों एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, ये प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे। सम विद इन्फ्लुएंशियल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स मे थ्रू एक्सेस टू अ गुड एडवाइस, रिकमेंडेशन और इंफॉर्मेशन मैनेज टू गेट अ वेल पेड जॉब। अब कुछ लोगों के जो पेरेंट्स हो गए या फिर रिश्तेदार हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उनके पास इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है कि वो उनको गाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को कि हाँ नहीं तुम्हें ये स्ट्रीम लेनी चाहिए, तुम्हें ये करियर ऑप्ट करना चाहिए। और कुछ जो ये कह लो कि पुअर या मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज हैं, उनको गाइडेंस देने वाला कोई होता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी एक तरीके की जो इनइक्वालिटी का पार्ट है जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड सोशल इनइक्वालिटी। तो यही जो रिसोर्सेज हैं जो सबके लिए अवेलेबल हैं, जो सबको इक्वल क्वांटिटी में मिलनी चाहिए, जब वो इनइक्वल क्वांटिटी में मिलनी शुरू हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम? सोशल इनइक्वालिटी। सम सोशल इनइक्वालिटी रिफ्लेक्ट्स इनेट डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल देयर वेरिंग एबिलिटीज एंड एफर्ट्स। अब कुछ इनइक्वालिटीज ऐसी होती हैं जो हमें सोसाइटी से नहीं मिलती बल्कि इनेट होती है, यानी कि बाय बर्थ होती है। जैसे किसी की इंटेलिजेंस हो गई, किसी की एबिलिटी हो गई, उसको आप सोशल इनइक्वालिटी नहीं कहोगे कि मेरे को क्यों इतनी इंटेलिजेंस नहीं मिली, ये इतना इंटेलिजेंट क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, क्योंकि वो तो आपका बचपन से है, उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते, ठीक है, वो आपका इनबॉर्न होता है। तो वो हम सोशल इनइक्वालिटी के पार्ट में नहीं डालते। सोशल इनइक्वालिटी इज नॉट द आउटकम ऑफ इनेट और नेचुरल डिफरेंसेस, यानी कि ये यही कह रहा है कि सोशल इनइक्वालिटी उसे नहीं कहते जो इनेट यानी कि इनबॉर्न या नेचुरल डिफरेंसेस हो। अगर आप अब ऐसे कह दो कि इसकी आइज का कलर ब्लू है, मेरा ब्राउन है, ये तो इनइक्वालिटी हुई, ऐसा क्यों है? उसको हम सोशल इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे क्योंकि उसका सोसाइटी से तो कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो आपका नेचुरल या इनबॉर्न डिफरेंस हुआ, ठीक है, between people but is produced by society in which they live। तो सोशल इनइक्वालिटी किसे कहते हैं? ऐसी इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करे, जिस सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, जहां उनके साथ अगर तब उनके साथ कोई अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको हम कहेंगे सोशल इनइक्वालिटी। Sociologists use the term social stratification
to refer to a system by which categories of people in a society are ranked in a hierarchy. ये हमने पिछली क्लास में भी इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का। तो इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की टर्म दी है, जो हमने याद करिए आप, हमने पढ़ा था एक लैडर लाइक सिस्टम। लैडर लाइक सिस्टम एक हिरार्की जिसमें सबको अपनी अपनी पोजीशंस प्लेस करी गई हैं, सब अलग अलग पोजीशंस पे प्लेस्ड हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट ने ये टर्म यूज करी है उसको डिफाइन करने के लिए, जो कि है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के डोमेन के अंदर उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या चीजें आती हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, नॉट सिंपली अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी कि एक तो होता है इंडिविजुअल डिफरेंस जो हमने बताया, जैसे आइज का कलर हो गया या एबिलिटीज हो गई, उसको हम सोशल इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे। लेकिन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, ये एक सोसाइटी का पार्ट है, यानी कि ये हम सोशल इनइक्वालिटी के डोमेन के अंदर डालेंगे। ये एक सोसाइटी का पार्ट है जिसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ सोसाइटी वाइड सिस्टम दैट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट सोशल रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, जो रिसोर्सेज जैसे मैंने बताया कि सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, जब वो रिसोर्सेज कुछ हैंडफुल लोगों के पास ही जाएं और बाकी सारे जो लोग हैं जिनको उन रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए, जिनका उन रिसोर्सेज पे हक है, उन्हें वो ना मिले, उसको हम कहते हैं सोशल इनइक्वालिटी या फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अमंग द कैटेगरीज ऑफ पीपल। अब हम आगे पढ़ेंगे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन परसिस्ट्स ओवर जनरेशन। यानी कि ये कहना चाहता है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कोई बहुत न्यू टर्म नहीं है, ये ऐसी टर्म नहीं है कि जो अभी अभी आई हो, ये तो सदियों से चलता आ रहा है हमारी सोसाइटी में। जो हिरार्की, ये जो लैडर लाइक अरेंजमेंट है जिसमें कुछ लोगों को टॉप पोजीशन दी जाती है और कुछ लोगों को बिल्कुल नीचे का जो बॉटम बेस है वो दिया जाता है, ये हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द फैमिली एंड टू द इनहेरिटेंस ऑफ सोशल रिसोर्सेज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी कि ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड है, जिस फैमिली है में हम पैदा हुए। अगर कोई पर्सन किसी पुअर या मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न होता है तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो उसकी आगे की लाइफ है वो भी उसे, या तो वो अपना सोशल स्टेटस, हमने जैसे पिछली क्लास में भी डिस्कस किया कि चेंज हो सकता है सोशल स्टेटस, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा जाता है कि जो एक पर्सन है उसको अपना स्टेटस या इनहेरिटेंस अपनी फैमिली से ही मिलता है। अपना जो उसका सोसाइटी में जो स्टेटस होगा वो उसको उसकी फैमिली से ही मिलता है, जिसको हम एस्क्राइब्ड पोजीशन भी कहते हैं। एस्क्राइब्ड मतलब बाय बर्थ जो उसे मिलती है, दैट इज चिल्ड्रन अज्यूम द सोशल पोजीशन ऑफ देयर पेरेंट्स। यानी कि बच्चों को कौन सी सोशल पोजीशन मिलती है, उनके पेरेंट्स से जो उन्हें मिली है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाय द पैटर्न्स ऑफ बिलीफ और आइडियोलॉजी। यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे एग्जिस्ट करता है, जब हम हमारी सोसाइटी उस पर विश्वास रखती है, यानी कि ये मेयरली बिलीफ के बेसिस पर ही एग्जिस्ट करता है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए। ये सिर्फ हमारा माइंडसेट, थॉट प्रोसेस के बेसिस पे ही ये एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर हम अपनी थिंकिंग में चेंज ले आए तो। No system of social stratification is likely to persist over generations unless it is widely viewed as being either fair or inevitable। यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ये प्रोसेस इतना चलता ही नहीं अगर लोग इसको अपने माइंडसेट में अडॉप्ट ना करते। अगर लोग ये सोचना ही बंद कर दें कि हम सब अनइक्वल हैं और ऐसा माने कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी है, यहाँ पर सब इक्वल हैं, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, कहाँ ये कहाँ आके बसता है ये सिस्टम, हमारी थिंकिंग या हमारे सोसाइटी के माइंडसेट में। द कास्ट सिस्टम फॉर एग्जांपल इज जस्टिफाइड in terms of the opposition of purity and pollution, with Brahmins designated as the most superior and Dalits as the most inferior। यानी कि ये हमारी थिंकिंग का ही एक सारा जो है, ये थिंकिंग का ही खेल है कि हम ऐसा मानते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वो सबसे ज्यादा सुपीरियर हैं और जो दलित्स हैं वो सबसे ज्यादा इंफीरियर हैं। किसके बेसिस पे, बर्थ और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। तो यानी कि ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या इनइक्वालिटी का जो सिस्टम है, ये हमारी सोसाइटी में कहीं से लिख के नहीं आया कि ऐसा चलेगा, ये लोगों की थिंकिंग में ही एग्जिस्ट करता है। आगे पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है
इसको ध्यान से देखेंगे वो है सोशल एक्सक्लूजन का। सोशल एक्सक्लूजन मतलब जब एक सोसाइटी के कुछ मेंबर्स को, ठीक है, सोसाइटी के कुछ मेंबर्स को कुछ रिसोर्सेज या किसी भी चीज से, किसी भी सोशल गैदरिंग या किसी भी चीज से कह लो एक्सक्लूड कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, जिस चीज पे उसका हक है वो उसे ना देके उसे अलग निकाल दिया जाए, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन या डिस्क्रिमिनेशन। People often face discrimination and exclusion because of their gender। अब किस किस बेसिस पे ऐसा हो सकता है, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कास्ट एंड डिसेबिलिटी। यानी कि अगर जेंडर के बेसिस पे अगर ऐसा देखा जाता है मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में कि एक वुमेन भी एजुकेटेड है, मेन भी एजुकेटेड है, लेकिन वुमेन को वो चांस नहीं मिल रहा, वो वुमेन चाहे उतनी ही एजुकेटेड हो, उतनी ही केपेबल हो जितना एक मैन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्यों उसको वो एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, या आप मान लो कोई एक जॉब है, उस जॉब के लिए वो वुमेन उतनी ही केपेबल है, लेकिन वो जॉब किसे दे दी गई, मेल को, वुमेन को नहीं दी गई वो जॉब। वो क्या है, एक सोशल इनइक्वालिटी है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसे ही आप ले लो कि कुछ कास्ट, जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर कास्ट हो गई, उसको वो रिसोर्स या किसी भी चीज पे एक्सेस ना देके किसी और को दे दिया जाए, उसी को हम कहते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन। पीपल ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। किस किस बेसिस पे किया जाता है, हमने पहले पढ़ा, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कास्ट और डिसेबिलिटी के बेसिस पे। Thus, women from a privileged background may face sexual harassment in public places। ऐसा देखा जाता है कि जो बहुत privileged women होती है, जिनको चांस मिलता है बाहर जाके काम करने का, उनके साथ वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट के भी इंसिडेंट्स देखे जाते हैं। A middle class professional from a minority religious or ethnic background may find it difficult to get accommodation in middle class colony even in a metropolitan city। अगर कोई एक पर्सन है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में चला जाए, एक बड़ी सिटी में चला जाए जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया जाए जस्ट बिकॉज वो एक छोटे शहर से आता है, उसको भी हम क्या कहेंगे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ऑफन दीज आइडियाज रिफ्लेक्ट प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस मतलब हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस, हमारे जो हम पहले से ही थॉट्स बना लेते हैं, आइडियाज बना लेते हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस, ये वर्ड याद रखेंगे। अगर प्रेजुडिस को आपको डिस्क्राइब करना है तो इस टर्म को जरूर आप माइंड में फिट कर लो, बिल्कुल एप्रोप्रिएट टर्म है, जब मैंने पढ़ी थी तब से मैंने अपने माइंड में फिट करी हुई है। प्रेजुडिस के लिए जो भी डेफिनेशन आए, प्रेजुडिस के बारे में कुछ भी आए, ये वर्ड जरूर लिख देना, प्री कंसीव्ड नोशंस। प्री कंसीव्ड नोशंस यानी कि पहले से ही अपने माइंड में बिठा लेना किसी के बारे में कोई थॉट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, प्रेजुडिस इसको रिफ्लेक्ट करता है ये चीज। अब हम पढ़ेंगे प्रेजुडिस कहते किसे, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। प्रेजुडिस रिफर्स टू अ प्री कंसीव्ड, वही जो मैंने टर्म बताई आगे ना यहाँ पे, प्री कंसीव्ड ओपिनियंस और एटीट्यूड्स हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप टुवर्ड्स अनदर। अगर एक ग्रुप के मेंबर दूसरे ग्रुप के मेंबर्स के टुवर्ड्स एक अपनी थिंकिंग या थॉट प्रोसेस बना ले, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी बिलीफ के, बिना उन्हें जाने पहचाने, ये सोच ले कि अरे ये तो ऐसे ही हैं, ये तो गंदे हैं, ये तो ये है, ये तो वो है, या फिर ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो हमसे बहुत हाई क्लास है, ये तो बड़े सुपीरियर है, तो बिना किसी एविडेंस या बिना किसी सबूत के अगर हम ये बिना उन्हें जाने किसी या बिना किसी पर्सन को जाने उसके बारे में एक थॉट बना लें, तो उसको हम प्रेजुडिस कहते हैं। The word literally means pre-judgment। इस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है, pre-judgment, पहले से ही किसी को जज कर लेना। That is an opinion formed in advance of any familiarity with the subject before considering any available evidence, बिना किसी एविडेंस या सबूत के। A prejudiced person preconceived views are often based on hearsay। अब जो पर्सन जो प्रेजुडिस करता है, जो अपने माइंड में किसी के खिलाफ कोई एक नोशन बना लेता है, किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में ये सोच लेता है कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, या तो ये तो बहुत ही बुरा है,
वो पर्सन कहाँ से, जनरली उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस कहाँ से आता है, हियर से, यानी कि इधर उधर से सुन के, कहीं से बातें हमने सुन ली और किसी के बारे में कुछ भी सोच लिया, रादर देन ऑन डायरेक्ट एविडेंस, ना कि किसी सबूत के बेसिस पे, एंड आर रेजिस्टेंट टू चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्रेजुडिस का, दैट दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज, यानी कि जो हमारे प्री कंसीव नोशंस हैं ये बदलते रहते हैं, जैसे जैसे हमें किसी पर्सन या किसी ग्रुप के बारे में कुछ पता लगता है, जैसे जैसे हमें नई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ये जो नोशंस हैं हमारे बदलते रहते हैं, या तो अच्छे होते रहते हैं किसी के बारे में, या और ज्यादा बुरे होते रहते हैं, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप और दैट पर्टिकुलर पर्सन। प्रेजुडिस में भी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मैंने आपको बताया, हम किसी के बारे में अगर हम सोचते हैं, प्रेजुडिस बनाते हैं, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों फॉर्म्स में हो सकता है। Although the word is generally used for negative prejudgment, ज्यादातर इसे नेगेटिव सेंस में यूज करा जाता है। It can also apply to favorable prejudgments, लेकिन इसको पॉजिटिव सेंस में भी यूज किया जाता है। कैसे किया जा सकता है? For example, a person may be prejudiced in favor of members of his or her own caste or group and without any evidence believe them to be superior members, यानी कि एक ग्रुप मेंबर है, वो खुद से ही सोच ले कि अरे हम तो बहुत सुपीरियर हैं, हम तो उनसे ज्यादा क्या कहते हैं, हमारा स्टेटस उनसे ज्यादा है। तो ये क्या है, पॉजिटिव, अपने बारे में ही नोशन बना लिया, एक पॉजिटिव प्री कंसीव नोशन बना लिया कि हम तो उनसे सुपीरियर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कैसे कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू एक्चुअल बिहेवियर टुवर्ड्स अनदर ग्रुप और इंडिविजुअल, यानी कि दूसरे ग्रुप के लिए जो हम एक क्या बना दें, बिहेवियर, एक्चुअल बिहेवियर हमारा जैसा है, हम एक ग्रुप के प्रति कैसा बिहेव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, बुरा बिहेव करते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination can be seen in practices that disqualify members of one group from opportunities open to others. Discrimination कब कहते हैं कि discrimination हो रहा है? जब ऐसी opportunities जो सबके लिए available हैं, वो सिर्फ किसको दी जाए, एक handful या फिर सिर्फ एक group of people को दी जाए, जबकि उनका हक उन पे हक किसका है, सभी का उन पे equal हक हो। As when a person is refused a job, जैसे कि अगर एक पर्सन को जॉब देने से इनकार कर दिया जाए बेस्ड ऑन हिज जेंडर या रिलीजन को देखते हुए। डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर और प्रैक्टिसेस में बी प्रेजेंटेड एज मोटिवेटेड बाय अदर मोर जस्टिफाइबल रीजंस देन प्रेजुडिस, यानी कि प्रेजुडिस के इतने स्ट्रॉन्ग रीजन सामने नहीं आते, लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर के लिए लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन अपने सामने रखते हैं, जैसे कि द पर्सन हु इज रिफ्यूज्ड अ जॉब, अगर किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे जॉब मना करी जा रही है तो उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे दे मे बी टोल्ड दैट दे वर लेस क्वालिफाइड, उनको कह दिया जाएगा आप इस जॉब के लिए लेस क्वालिफाइड थे, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, दूसरा पर्सन ज्यादा आपसे केपेबल है। लेकिन एक तरीके का ये डिस्क्रिमिनेशन या उनको कोई फॉल्स रीजन इस तरीके का दे दिया जाता है। अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन में हम ये देखेंगे कि कैसे सोसाइटी के कुछ लोगों को या ग्रुप ऑफ पीपल को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है या अलग ट्रीट किया जाता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। सबसे पहले सोशल एक्सक्लूजन रिफर्स टू वेज इन विच इंडिविजुअल्स में बिकम कट ऑफ, क्या कर दिया जाता है, उनको कट ऑफ फ्रॉम फुल इन्वॉल्वमेंट इन द वाइडर सोसाइटी, यानी कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी से उनको कट ऑफ कर दिया जाता है। इट फोकसेस attention on a broad range of factors prevent individuals or groups from having opportunities open to majority of population। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो अपॉर्चुनिटी सबके लिए है वो अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को डिनाई कर दी जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि उसको सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया है। In order to live a full and active life, individuals should also have access to essential goods and services such as education। जब इन जो essential goods और services हैं जो सबको मिलनी चाहिए, ये जब किसी एक पर्सन से या किसी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से छीन ली जाए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, बैंकिंग, ये ऐसी, या फिर पुलिस या जुडिशरी, ये कुछ ऐसी कह सकते हैं हम, ये कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो
हमें सस्टेन करने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, ये हर इंडिविजुअल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये कुछ हैंडफुल इंडिविजुअल्स को ही दी जाए और कुछ इंडिविजुअल से इनका एक्सेस छीन लिया जाए, उसको हम सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं या सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। सोशल एक्सक्लूजन इज नॉट एक्सीडेंटली, ये एक्सीडेंटली नहीं होता, लेकिन सोसाइटी में खुद बनाया जाता है, सोसाइटी ने खुद क्रिएट किया है, बट सिस्टमैटिक, इट इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि ये सोसाइटी के स्ट्रक्चरल फीचर का एक पार्ट है, हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। सोशल एक्सक्लूजन इज इनवॉलेंट्री, यानी कि कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता कि मुझे एक्सक्लूड कर दिया जाए, ये इनवॉलेंट्री होता है, कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से एक्सक्लूड नहीं होना चाहता मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। दैट इज एक्सक्लूजन इज प्रैक्टिस रिगार्डलेस ऑफ द विशेस ऑफ दोज एक्सक्लूडेड, यानी कि जिनको एक्सक्लूड किया जाता है उनकी विश के अगेंस्ट ये उनके साथ किया जाता है। आगे, फॉर एग्जाम्पल, रिच पीपल आर नेवर फाउंड स्लीपिंग ऑन द पेवमेंट्स। अब आप खुद देखेंगे जो अमीर लोग हैं, क्या आपने कभी उनको फुटपाथ पे सोते हुए देखा है? नहीं। और अंडर ब्रिजेस लाइक थाउजेंड्स ऑफ होमलेस पुअर, जैसे कि गरीब लोग के पास सोने की जगह नहीं होती, वो फुटपाथ या फिर ब्रिजेस के नीचे सोते हैं। आपने किसी रिच पर्सन को देखा है ऐसे सोते हुए? नहीं। This does not mean that the rich are being excluded. हम इसको ये नहीं कहेंगे कि रिच को तो रोका जा रहा है ब्रिज के नीचे सोने से, फुटपाथ पे सोने से, नहीं, ये नहीं कहेंगे हम, इसको सोशल एक्सक्लूजन की टर्म में नहीं डालेंगे। सोशल एक्सक्लूजन वो होता है जब एक पर्सन को एक्सक्लूड कर दिया जाए मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, क्योंकि वो कुछ चीजों पे एक्सेस नहीं पा रहा है या उन चीजों को अफोर्ड करने के लिए सेल्फ केपेबल नहीं है। The exclusion occurs regardless of the wishes of the excluded. पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि कोई जो पर्सन एक्सक्लूड होता है वो अपनी मर्जी से नहीं होता, उसकी विशेस के अगेंस्ट ही हमेशा उसको एक्सक्लूड किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन 4 सच ग्रुप्स। ऐसे हम 4 ग्रुप्स की बात करेंगे जो सोशली एक्सक्लूड किए जाते हैं। सफर्ड फ्रॉम सीरियस इनइक्वालिटी, जिनको बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन फेस करना पड़ा, जो कि है सबसे पहले दलित्स, अनटचेबल्स, आदिवासी और ट्राइबल्स, या फिर ट्राइबल्स और वुमेन, और डिफरेंटली एबल्ड। कौन कौन थे ये? दलित्स, अनटचेबल्स, आदिवासीज या ट्राइबल्स, और वुमेन, और डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड मतलब वो पर्सन जो कि फिजिकली या केपेबली उतने सफिशिएंट नहीं है खुद को संभाल पाने के लिए, जैसे कि हैंडीकैप्स हो गए या और जो लोग होते हैं उनको डिफरेंटली एबल्ड, वो भी इस सोशल एक्सक्लूजन को फेस करते हैं सोसाइटी में। Apart from these 4 groups, there are 2 more groups included in this category. और 2 ग्रुप्स कौन से हैं जो अब न्यूली जिनके साथ ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इस तरीके का एक्सक्लूजन किया जा रहा है, वो है ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर ग्रुप्स। ठीक है, आई होप आपको आज का लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लर्न करो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में क्लियर करेंगे। हमारे यहाँ लाइव क्लासेस जो होती हैं वो आप कहीं से भी किसी भी टाइम ले सकते हैं। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऐप के थ्रू आपको पर्सनलाइज स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स मिलती हैं, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज कर सकते हैं कि यार मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं कैसा करने वाली हूँ सोशियोलॉजी में, वो आपको पता लगेगा। आपको एक पीयर ग्रुप में डाल दिया जाएगा जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ मजे से पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। सोशियोलॉजी का सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप लर्न करो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऐप लेंगे तो आपको सारे स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा पीडीएफ की फॉर्म में। आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल मजे से आपको सब कुछ मिलने वाला है। सोशियोलॉजी के आंसर्स कैसे देने हैं, कैसे लिखने हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लंबा आंसर लिखना है, क्वेश्चन एक आंसर की स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, बॉडी कैसे फ्रेम करनी है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब आपको मेरे साथ पता चल जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तब तक उसके लिए आप हमारा लर्न करो का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, द लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड करिए। हमें टेलीग्राम पर भी प्लीज ज्वाइन करिए और आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट और ट्राइब के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। सी यू, बाय बाय।